हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस बुक के चैप्टर सत्ता के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सत्ता की विभिन्न अवधारणाएं देखी थी और सत्ता की प्रकृति देखी थी। आज हम सत्ता के प्रकार देखेंगे। व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। पहला, रेखा अधिकार सत्ता। रेखा अधिकार सत्ता। तो रेखा अधिकार सत्ता क्या है? रेखा अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है जो समस्त उच्च अधिकारियों व समस्त अधीनस्थों के बीच विद्यमान रहती है। यदि आदेश की एकता के सिद्धांत अर्थात एक कर्मचारी का एक नायक का अतिक्रमण न किया जाए तो रेखा अधिकार सत्ता संबंध संगठन के उच्च स्तर से नीचे के स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है। थियो हेमन लिखते हैं कि रेखा अधिकार सत्ता जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित करती है और उन्हें निर्णय, योजनाओं, नीतियों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहती है। इस अधिकार सत्ता का प्राथमिक उद्देश्य संगठन को कार्यशील बनाना है। यानी रेखा अधिकार सत्ता मतलब कि ऊपर से नीचे तक एक रेखा में जो सत्ता चलती है। जैसे कोई संगठन है, उसमें कोई उच्च अधिकारी है, वो अपने नीचे के अधिकारियों को निर्देश देता है, उनको योजनाएं बताता है, नीतियाँ और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहता है। तो ये ऊपर से नीचे तक जो सत्ता चलती है उसे रेखा अधिकार सत्ता कहते हैं और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई भी कंपनी बनती है, उसका एम होता है कि भाई हमें ये प्रॉफिट प्राप्त करना है या फिर हमें ये चीज़ें बनानी है इतने साल तक। जैसे एक साल में हमें 500 जैसे जेट इंजन्स बनाने हैं या फिर एक साल में हमें 1 करोड़ पेन्स बनाने हैं। तो हर कंपनी का एक लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो ऊपर के अधिकारी, नीचे के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, यानी जो उसके नीचे के अधीनस्थ होते हैं, उनको जो भी आदेश, निर्देश या नीतियाँ लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहती है, वही रेखा अधिकार सत्ता होती है। जिसमें जो सुपीरियर होता है वो टोटल अथॉरिटी रखता है ओवर द सबॉर्डिनेट्स। तो नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उनके जो सुपीरियर है उसकी टोटल अथॉरिटी होती है। तो ये है रेखा अधिकार सत्ता। दूसरी, स्टाफ अधिकार सत्ता। अब ये स्टाफ अधिकार सत्ता क्या है? ब्रेसी व सैनफोर्ड लिखते हैं कि स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। यह अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने व सहायता पहुंचाने का अधिकार है। यह अन्य व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने की अधिकार सत्ता नहीं है। रेखा अधिकार सत्ता लंबवत प्रवाहित होती है और अधिकारी अधीनस्थ संबंध स्थापित करती है, जबकि स्टाफ अधिकार सत्ता परामर्शात्मक संबंधों की स्थापना करती है और किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। संक्षेप में यह वह अधिकार सत्ता है जो राय देने, मदद करने व अन्य विभागों को सेवाएं देने हेतु संगठन में विद्यमान रहती है। यानी जो रेखा अधिकार सत्ता में जो सब सुपीरियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कोई काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, तो उनको एडवाइस देने के लिए जो लोग होते हैं वो स्टाफ अधिकार सत्ता में कहलाते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो मैंने ऊपर का बताया कि रेखा अधिकार सत्ता में कोई सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उस जैसे वो पेन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ये जानना है कि और अच्छी क्वालिटी का पेन कैसे बनाया जाए या फिर इसमें क्या चेंजेस किया जाए कि मतलब लिखने में और स्मूथ हो, काफ़ी लंबे टाइम तक चले, इसकी इंक जल्दी ख़त्म ना हो। तो अगर ये सब उसको एडवाइस लेनी है तो इसकी वो किससे लेंगे? टेक्नीशियन से लेंगे या फिर जो मतलब इंजीनियर्स टाइप हैं लोग, उनसे लेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रेखा अधिकार सत्ता के जो मैंने बताए थे सबॉर्डिनेट्स, उनको सब कुछ पता हो। वो सिर्फ पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको एडवाइस देने के लिए कि भाई आप ऐसे प्रोडक्शन करो, आप ऐसा निब बनाओ, आप ऐसा प्लास्टिक कवर बनाओ ऊपर का, ऐसा कैप रखो। तो ये सब टाइम टू टाइम उनको एडवाइस देने के लिए जो रखी जाती हैं मेंबर्स, उन्हें स्टाफ अधिकार सत्ता कहा जाता है। अब तीसरा है क्रियात्मक अधिकार सत्ता या फंक्शनल अथॉरिटी। पहली थी लाइन अथॉरिटी, दूसरी स्टाफ अथॉरिटी, तीसरी है फंक्शनल अथॉरिटी। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, किंतु निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक ही सीमित रहता है, भले ही यह क्रिया कोई भी व्यक्ति या विभाग संगठन में कहीं भी करता हो। यह अधिकार सत्ता द्वितीयक स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंधों को जन्म देती है। यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जिससे विकट संगठनात्मक समस्याओं को जन्म मिलता है। यह अधिकार सत्ता आसानी के साथ किसी भी संचालनात्मक अधिशासी के कार्यभार को बढ़ा सकती है और रेखा अधिकार सत्ता को कम कर सकती है।
थियो हेमन इस अधिकार सत्ता को सावधानी के साथ प्रयुक्त करने पर बल देते हैं। इस अधिकार सत्ता को सीमित अधिकार सत्ता भी कहा जाता है, किंतु इसका आशय अपूर्ण अधिकार सत्ता से नहीं है, बल्कि किसी क्रिया विशेष के संबंध में निर्णय लेने या आदेश देने तक सीमित होने से है। क्रियात्मक मतलब कोई क्रिया विशेष के संबंध में कोई स्पेशल फंक्शन दिया जाए किसी व्यक्ति को कि आपको सिर्फ इस बारे में आपको ही निर्णय लेना है, तो क्या है वो क्रियात्मक अधिकार सत्ता है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब ये तीनों मैंने बता दी, आपको ये डेफिनेशंस याद भी रखनी है कि इसका मतलब क्या है। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप कोई भी डेफिनेशंस पढ़ते हो तो उसको अगर आप डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। अब हमने 3 सत्ताएं पढ़ी, रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। ये एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का बॉस है, जैसे जनरली एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये बॉस है। इसके अंदर 50 लोगों का स्टाफ काम करता है, ठीक। अब ये इस कंपनी का कार्य है जो एयरप्लेन्स होती हैं उनके लिए जेट इंजन्स बनाना या फिर जेट इंजन्स का निर्माण करना। कोई भी चीज़ हो सकती है, इसकी जगह आप पेन सोच लो, आपको जेट इंजन्स हार्ड लग रहा है तो कोई टेबल चेयर सोच लो, तो कुछ भी है उसका निर्माण करना है, ठीक है। अब जेट इंजन्स का निर्माण करना है तो ये 50 लोगों का स्टाफ है, ये इस चीज़ पर काम करता है। ये कंपनी है, यहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है, तो 50 लोग हैं वो जेट इंजन्स का प्रोडक्शन यानी उनको बनाते हैं, जेट इंजन्स बनाते हैं। तो अब ये बॉस है, इनको टाइम टाइम पे कहता है कि भाई इस साल आपको 50 या 60 जेट इंजन्स बनाने हैं। तो अब इस बॉस ने क्या किया कि इन लोगों को निर्देशित किया है कोई काम करने के लिए कि आपको इस साल ये टारगेट पूरा करना है। फिर ये कहता है इसके लिए भी आपको 6-6 घंटे काम करना पड़ेगा। तो इनके कार्यों को क्या कर रहा है, ये निर्देशित कर रहा है। इसके लिए बैठकर योजना बनाते हैं बॉस और ये स्टाफ की, भाई हमें ऐसे योजना बनानी पड़ेगी, ऐसे काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये है लाइन अथॉरिटी, जो मैंने कहा था ना, रेखा अधिकार सत्ता, जिसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का संबंध होता है। ये ऊपर से नीचे तक चलती है। मान लो इस बॉस के नीचे 2 आदमी हैं, ये इनको कहता है कोई बात, और ये 2 आदमी नीचे के 50 के स्टाफ को कहते हैं। ये अपनी मीटिंग्स लेता है इन 2 आदमियों के साथ, और ये इनसे ऊपर है। फिर 50 के स्टाफ के नीचे मान लो इन्होंने 4 पियोन भी रख रखे हैं, बाबू रख रखे हैं अकाउंट्स का काम करने के लिए। उसके नीचे इन्होंने 2 4th ग्रेड के बाबू रख रखे हैं जो चाय पानी वगैरह पकड़ाते हैं। तो क्या है, ये ऐसे ऊपर से नीचे तक ये सत्ता प्रवाहित हो रही है कि वो उनको आदेश दे रहा है, फिर उससे नीचे वाले हैं अपने से नीचे वालों को आदेश दे रहे हैं। तो ये सब क्या काम कर रहे हैं, एक लाइन जो है, अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ऊपर से नीचे एक लाइन आ रही है कि भाई ये बॉस है, उसके नीचे 2 आदमी, इनके साथ इन्होंने मीटिंग ली, फिर नीचे 50 का स्टाफ है, फिर अकाउंट्स में है कोई, फिर नीचे चाय पानी पकड़ाने वाला। तो ये ऊपर से नीचे तक सब एक दूसरे को आदेश दे रहे हैं, ये पूरी योजना बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन की लाइन अथॉरिटी होगी, यानी रेखा अधिकार सत्ता होगी, ठीक। अब इन 50 लोगों का काम है जेट इंजन्स का प्रोडक्शन करना, लेकिन मान लो इन 50 जो आदमी यहाँ पर रखे हैं, इनका सिर्फ काम है प्रोडक्शन करना। तो अब मान लो इनको नई नई टेक्निक्स आती हैं कि भाई ये जेट इंजन अच्छा कैसे बनेगा, इसमें नई टेक्नोलॉजी क्या। तो इसके लिए इस कंपनी ने जैसे 10 आदमियों को रख रखा है, 10 इंजीनियर्स को रख रखा है। उन इंजीनियर्स का काम क्या है, वो जेट इंजन्स को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद डिज़ाइन करके वो इनको दे देते हैं कि भाई जैसे ये डिज़ाइन है, आप इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। लाइन अथॉरिटी समझ चुके हैं कि सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉस है, नीचे स्टाफ है, ये सब क्या है, लाइन अथॉरिटी में आएंगे। अब इन्होंने जेट इंजन्स को डिज़ाइन करने के लिए, अगर आप घर भी बनाते हो पहले आप डिज़ाइन करते हो। सिंपल से एग्जांपल से समझो कि आप अपना घर बनाना शुरू कर रहे हो, तो आप ऐसा तो है नहीं कि जाके आपने बस ईंट पत्थर रख दी और घर बनाना स्टार्ट हो गया, नहीं। उससे पहले क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो कि भाई इतने कमरे रखे जाएंगे, यहाँ किचन होगी, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं, फिर यहाँ हॉल होगा। तो ये सब क्या है, आप उसको डिज़ाइन करते हो। तो डिज़ाइन के लिए आप किसको बुलाते हो, आर्किटेक्ट को बुलाते हो। तो क्या है, आपको एडवाइस देने के लिए आया है। प्रोडक्शन करेंगे मजदूर, घर का निर्माण कौन करता है, भाई ठेकेदार और मजदूर करते हैं, लेकिन घर की डिज़ाइन कौन बना के देता है, आर्किटेक्ट देता है। तो अब अगर आपके घर के बनाने के संबंध में सोचें तो आप और वो जो मज़दूर हैं वो तो है लाइन अथॉरिटी, क्योंकि आप मज़दूरों को आप ठेकेदार को कुछ कहोगे कि भाई मुझे इस टाइप का आप माल वाल ला के दो और ऐसे बनाना है। ठेकेदार अपने से नीचे 50 आदमी या 60 आदमी रखता है तो वो घर बनवाता है उनसे। तो ये तो क्या होगा, लाइन अथॉरिटी। लेकिन जो आपने आर्किटेक्ट रखे हैं जो घर के डिज़ाइन बनाकर ठेकेदारों को देते हैं, वो क्या होगी, स्टाफ अथॉरिटी।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इससे भी सिंपल एग्जांपल मैंने कर दिया कि जब घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए जो एडवाइस हम लेते हैं, 2-4 आर्किटेक्ट रख लिए या फिर किसी और से ले लिया, फिर फर्श बनाने के लिए कोई जैसे आस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, उसको अच्छे से पता है, वो इस बारे में काम करता है, तो उससे एडवाइस ले ली। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब जैसे इस एग्जांपल में समझे तो जेट इंजन्स के पार्ट्स को तो बना रहे हैं, तो इनका काम क्या है, ठोक पीट के पार्ट्स बनाना, लेकिन जेट इंजन का डिज़ाइन तैयार करके इंजीनियर्स दे रहे हैं, तो ये 10 इंजीनियर्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, स्टाफ अथॉरिटी। तो स्टाफ अथॉरिटी का काम क्या होता है, जो लाइन अथॉरिटी होती है, जो रेखा अधिकार सत्ता होती है, उसके लोगों को एडवाइस करना, सपोर्ट करना, उनको कोई भी चीज़ में है वो एडवाइस करते हैं। तो उनमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का संबंध नहीं होता, ये इनके इक्वल भी हो सकते हैं। अब जैसे जो रेखा अधिकार सत्ता है उसमें ऊपर से नीचे तक सत्ता चलती है, लेकिन एडवाइस देने वालों में सत्ता कैसे भी प्रवाहित हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं ऊपर से नीचे चले, वो सब 10 एक जैसे हैं और वो अपने इन 7 वालों को एडवाइस देंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी बात है कि भाई लाइन अथॉरिटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं वो लाइन अथॉरिटी, उनको एडवाइस देने के लिए जो लोग रखे गए हैं वो स्टाफ अथॉरिटी, जिनका काम एडवाइस देना है, सपोर्ट देना है। तो परामर्श इनका काम क्या है, परामर्श, हिंदी में अगर बोलें तो परामर्श देना है। तो परामर्शात्मक संबंधों की स्थापना ये करते हैं। ठीक है, अब ये 2 चीज़ समझ ली। अब हम समझें कि जो तीसरी हमने कही थी, क्रियात्मक अधिकार सत्ता या फंक्शनल अथॉरिटी क्या है। मान लो ये जो पार्ट्स डिज़ाइन करते हैं, तो इन्होंने जो डिज़ाइन की, तो इन्होंने जो लोग एक्चुअल में, जो 50 लोग हैं, इनका काम क्या है, एक्चुअल में प्रोड्यूस करना, पार्ट्स को बनाना। तो इन्होंने डिज़ाइन की, तो इन्होंने इन लोगों से पूछे बिना ही पार्ट्स डिज़ाइन कर दिए। अब इनके पास ये पार्ट्स गए तो इन्होंने देखा कि भाई ऐसा तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने तो कोई और ही टेक्नोलॉजी लगा दी डिज़ाइन करने में। समझ में आ रही है बात कि जो जेट इंजन बनाना था उसमें जो इंजीनियर्स थे उनका काम था डिज़ाइन करना, उन्होंने जो पार्ट्स बना रहे हैं उनसे बिना पूछे ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर दी कि उनके समझ में नहीं आई। तो इस बॉस ने, यहाँ 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक को एक काम सौंपा कि आप इन दोनों की, जो 10 इंजीनियर्स हैं और जो 50 स्टाफ हैं, इन सब की एक मीटिंग कंडक्ट करो और उस मीटिंग में इनको कहो कि आपस में कोलैबोरेट करें, अपने डिज़ाइन ये इनको समझाएं और ये लोग भी अपना जो कोई क्वेरीज़ हैं वो इनसे पूछ सकते हैं। तो मतलब एक आदमी को इस बॉस ने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। तो यही क्या है, फंक्शनल अथॉरिटी है। कैसे है, मैंने फंक्शनल अथॉरिटी में समझाया था कि किसी कार्य विशेष तक संबंध रहती है। तो ये जो बॉस था, इसके नीचे 2 व्यक्ति थे। जनरली इनका कार्य क्या है कि जो 50 का स्टाफ है उनकी मीटिंग्स लेना, उनको निर्णय समझाना, लेकिन इस बॉस ने इस कार्य से हटकर इस एक व्यक्ति को ये कार्य दे दिया कि आप जो 10 इंजीनियर हैं और जो 50 का स्टाफ है, इन दोनों की एक मीटिंग कंडक्ट कराओ, इन दोनों के बीच में विचार विमर्श करो और इनको कहो कि अपने डिज़ाइन इनको समझाएं क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रही है। तो इस एक व्यक्ति को अपनी नॉर्मल जॉब जो ये करता है उससे हटकर इस बॉस ने कुछ और कार्य दिया है। तो अब ये क्या है, फंक्शनल अथॉरिटी। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल जॉब से हटकर कोई कार्य विशेष उसको दिया जाए, तब वो आदमी फंक्शनल अथॉरिटी में कहलाता है। अब ये क्या करेगा, इनको बुलाएगा, इनकी मीटिंग कंडक्ट करवाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, इसकी जॉब वापस ख़त्म हो जाएगी और ये अपनी नॉर्मल जॉब में लौट आएगा, भाई इसका कार्य ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शनल अथॉरिटी है वो कुछ टाइम के लिए होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है कि भाई आपका कोई विशेष कार्य दिया गया, कार्य ख़त्म होते ही आपको वापस अपनी नॉर्मल जॉब में भेज दिया गया। एक एग्जाम्पल से और समझें। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसका नॉर्मल काम क्या होता है कि एक कंपनी है, उसमें ये मार्केटिंग मैनेजर है और इसके ऊपर इसका बॉस है। तो मार्केटिंग मैनेजर का नॉर्मल काम क्या है, प्रोडक्ट्स बेचना, जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वो बेचना। सिंपल सी बात है कि एक कंपनी में कोई आदमी है, उसका काम है प्रोडक्ट्स बेचना। अब इसके बॉस ने, अब इस कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, तो इसका नॉर्मल काम है प्रोडक्ट्स बेचना। अब इसके जो बॉस है उसने इसको कहा कि आप पूरी कंपनी के लिए एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करो, जिसमें आप प्लानिंग आप करोगे कि कहाँ आपको ऑर्गेनाइज़ करनी है, क्या क्या खाने का सामान लेके आना है, कितने बजे रखनी है, कितने लोग, सब लोगों को कब बुलाना है, क्या ड्रेस कोड रखना है। तो अब इस मार्केटिंग मैनेजर का नॉर्मल काम क्या था, कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करना, बेचना। लेकिन अब इस बॉस ने इसको एक कार्य और सौंप दिया कि आपको न्यू ईयर की पार्टी रखनी है सारे स्टाफ के लिए। तो ये जो एडिशनल कार्य, जो एक्स्ट्रा कार्य इस बॉस ने इस आदमी को सौंपा है, ये क्या आएगा, फंक्शनल अथॉरिटी में आएगा। इसको फंक्शनल अथॉरिटी दी है इसने,
स्पेसिफिक काम करने के लिए, कोई कार्य विशेष करने के लिए, ठीक है। तो ये जो काम है इसकी नॉर्मल जॉब नहीं है, इसकी नॉर्मल जॉब है प्रोडक्ट्स को बेचना, तो इसको एक हटके कार्य दे दिया, तो इसको एक फंक्शनल अथॉरिटी इन्होंने दे दी। अब न्यू ईयर पार्टी इन्होंने कंडक्ट करवा दी, न्यू ईयर पार्टी ओवर हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, वापस ये अपनी नॉर्मल जॉब में लौट आएगा। तो व्हेन दिस न्यू जॉब विल बी कंप्लीटेड द फंक्शनल अथॉरिटी इज टेकन अवे, फंक्शनल अथॉरिटी उससे ले ली जाएगी एंड ही हैज़ टू गो बैक टू हिज नॉर्मल जॉब। सिंपल सी बात है, फंक्शनल अथॉरिटी इज द एडिशनल सम स्पेसिफिक जॉब गिवन टू अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ये लाइन अथॉरिटी में से भी मेंबर ले सकते हैं और स्टाफ अथॉरिटी में से भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली लाइन अथॉरिटी जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनसे ही लिया जाता है, क्योंकि स्टाफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, कोई बाहर से लोग रखे हुए हैं एडवाइस वगैरह देने के लिए, उनका काम सिर्फ एडवाइस और सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो अब एक एडिशनल जॉब दे दी, स्पेसिफिक जॉब दे दी, देन इट विल बी टेकन अवे आफ्टर द जॉब विल बी कंप्लीटेड, आफ्टर द न्यू ईयर पार्टी विल बी कंडक्टेड हिज जॉब विल बी टेकन अवे, कि भाई अब अगले साल हो सकता है वो किसी और को दे न्यू ईयर पार्टी कंडक्ट करने के लिए, तो इस आदमी का फंक्शन अथॉरिटी कुछ दिन की थी। अब लाइन अथॉरिटी तो क्या होती है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेट करती है, और फंक्शन अथॉरिटी है वो पूरी कंपनी पे भी लागू होती है। जैसे इस आदमी को पूरी कंपनी के लिए न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कह दिया, तो इस सारी कंपनी के ऊपर इसकी फंक्शन अथॉरिटी होगी उस काम के लिए। तो अब से मैं 2 एग्जांपल दे चुकी हूँ, वैसे तो 3 दे चुकी हूँ कि भाई घर बनाने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल वो था, जेट इंजन बनाने के लिए उसमें लाइन अथॉरिटी कौन सी होगी, स्टाफ अथॉरिटी कौन सी होगी और फंक्शन अथॉरिटी कौन सी होगी। एंड द लास्ट वन वाज कि मार्केटिंग को मैनेजर है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको कोई हट के काम दे दिया, लाइक न्यू ईयर कंडक्टिंग न्यू ईयर पार्टी, तो ये क्या होगी, इसकी फंक्शन अथॉरिटी होगी ओवर द कंपनी फॉर द स्पेसिफिक जॉब, एंड द स्पेसिफिक जॉब इज़ कंडक्टिंग न्यू ईयर पार्टी। तो जब ये जॉब ओवर हो जाएगी तो वापस वो अपनी नॉर्मल जॉब में चला जाएगा, यानी मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट सेल करने लग जाएगा। तो दिस इज़ फंक्शनल अथॉरिटी, इट कांट बी सिंप्लीफाइड मोर देन दिस। तो आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू कि 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो यू शुड हैव अंडरस्टूड इट। तो ये थे सत्ता के प्रकार। तो सिंपल से थे, रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक या फिर फंक्शनल अथॉरिटी। अब हम सत्ता के प्रकार देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। एक थिंकर हैं मैक्स वेबर, इन्होंने क्या कहा सत्ता के बारे में। इन्होंने कहा कि भाई सत्ता के 3 प्रकार होते हैं। पहला, पारंपरिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता में इन्होंने क्या कहा कि जब आम जनता है या अधीनस्थ हैं वो आदतन किसी शासक या वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं, तो यह सत्ता का परंपरागत आधार होता है। जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेश इसलिए वैध होते हैं क्योंकि वे किसी परंपरा या प्रथा पर आधारित होते हैं। ऐसी सत्ता की 2 विशेषताएं मानी जाती हैं, रीति रिवाज पर आधारित होना या व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता पर आधारित होना। जो व्यक्ति आदेश का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। वे मालिक के आदेशों का पालन व्यक्तिगत वफादारी या फिर उनकी सम्माननीय स्थिति होने के कारण करते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में सत्ता का ये रूप देखने को मिलता है। आज भी धर्मगुरुओं, पोप, इमामों और महंतों को परंपरागत सत्ता का प्रतीक माना जाता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी ऐसे ही सत्ता का रूप पाया जाता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ हैं वो सेवक समझे जाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप एक राजतंत्र में सोचोगे, आज के दिन एक राजा है, ठीक है, तो लोग उसकी बात, चाहे वो राजा कैसा भी हो, मतलब वो जनता का कल्याण नहीं कर रहा है, वो कैसा भी है, लेकिन लोग उसकी पालन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस देश की परंपरा ये रही है कि वहाँ पर राजा होता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। तो सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई देश है, वहाँ पर राजतंत्र है, परंपरा उस देश की यही रही है कि वहाँ पर राजतंत्र रहा है, तो राजा की बात क्यों मानेंगे, इसलिए मानेंगे क्योंकि वहाँ की परंपरा ऐसी रही है, वहाँ की प्रथा ऐसी रही है, और तो इसलिए वो इसकी बात मानेंगे, तो उन लोगों को अनुयायी कहा जाएगा, ठीक है। अब मान लो राजा का बेटा है। अब राजा, अगर यहाँ फ़र्ज़ करो कि राजा बहुत ज़्यादा गुणी है, बहुत चरित्रवान है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस एक रूलर साबित हुआ है, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी, उसको सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, बिगड़ैल है, फिर भी अब क्या होगा कि राजा की जैसे डेथ हो जाती है या राजा रिटायर हो जाता है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, जबकि वो योग्य नहीं है, फिर भी वो राजा बनेगा। क्यों? और लोग उसकी बात मानेंगे, चाहे वो कैसा भी राजा साबित हो, क्योंकि यह इस देश की परंपरा ये है। तो पारंपरिक सत्ता का सिंपल सा मतलब क्या है, जब आम जनता या अधीनस्थ किसी शासक या फिर वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं, तो उसका ये आधार कौन सा होता है, परंपरागत आधार होता है, तो वही पारंपरिक सत्ता है।
ठीक है, किसी परंपरा या प्रथा के कारण। जैसे यहाँ पे परंपरा क्या है कि राजा की डेथ हो जाएगी तो उसका बेटा राजा बनेगा, चाहे उसका बेटा योग्य हो ना हो। यहाँ पर योग्यता के बल पर आपको सत्ता नहीं मिलती, आपको सत्ता सिर्फ इसलिए मिलती है कि ऐसी परंपरा है। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि राजा का खून ही नेक्स्ट राजा बनेगा, तो ऐसा उसके भी ब्लड के कारण। या फिर अब देखो जैसे मंदिर है, उसमें धर्मगुरु होते हैं, महंत होते हैं, तो अब वो महंत या गुरु कैसे भी हो नेचर के, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो मंदिर में बैठे होते हैं। तो लोगों को उनका पर्सनल चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि भाई वो कैसा है नेचर का, लेकिन उसके बाद क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मंदिर में बैठा है। भाई ऐसी परंपरा है कि जो मंदिर में बैठता है उसकी बात मानी जाती है, उसको एक भगवान ऐसे मानते हैं कि भगवान ने उसको चुनकर भेजा है। तो ये सब क्या है? पारंपरिक सत्ता जो पहले चला करती थी। आजकल जो मॉडर्न मोनार्कीज़ होती हैं यानी राजतंत्र होता है उसमें होती है, वरना ये पहले चलती थी जो परंपरागत सत्ता होती है वो। तो इसमें क्या होता है कि योग्यता के आधार पर आपको पद नहीं मिलता। आपको पद इसलिए मिलता है कि या तो लोग ये माने कि वे भगवान का रूप है इसलिए इसको मिलना ही है, चाहे कैसा भी हो नेचर का, या फिर आप ब्लड रिलेशन के कारण आपको मिलता है पद। ठीक है, तो दूसरी सत्ता है, मैक्स वेबर ने कहा कि दूसरी सत्ता है करिश्माती सत्ता। जब अधीनस्थ हैं वो ऊपर के अधिकारी या आम जनता नेताओं के आदेश को इस आधार पर न्यायसंगत मानती है कि उन पर सत्ताधिकारी का व्यक्तिगत जादुई प्रभाव है, इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा पहले भी दे चुकी हूँ। जैसे गांधी जी थे, उनकी बात लोग क्यों मानते थे? क्योंकि उनका व्यक्तिगत जादुई प्रभाव था, उनका करिश्माई व्यक्तित्व था। जैसे इंदिरा गांधी, नेहरू, तो इन दोनों के लिए क्या कहा जाता है कि इनका व्यक्तित्व से लोग प्रभावित थे। इनकी बात महज इसलिए मानते थे क्योंकि इनका व्यक्तित्व लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता था। आम जनता नेताओं के निर्देशों का पालन इसलिए करती है कि वह उनकी अभूतपूर्व योग्यता और करिश्मा में विश्वास करती है, न कि किसी पद या नियमों में। अब जैसे महात्मा गांधी थे, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ, महात्मा गांधी का और नेहरू का। चलो नेहरू के पास तो पद था पीएम का, तो लोग उनकी, अगर हम ये सोचें कि भाई उनके पास पीएम का पद था इसलिए लोग उनकी बात मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी के पास कोई भी संस्थागत पद नहीं था, ना वो पीएम थे ना प्रेसिडेंट थे, कुछ भी नहीं थे उस टाइम। फिर भी पूरा इंडिया उनके पीछे था, उनको फॉलो करता था। क्यों करता था? सिर्फ उनके करिश्माती व्यक्तित्व के कारण। जैसे तीसरी दुनिया के अनेक देशों में द्वितीय युद्ध के बाद करिश्माती नेतृत्व का उदय हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे काल में ऐसे देवतुल्य नेता जैसे महात्मा गांधी थे, वो जनमानस में समा गए थे। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं बल्कि राष्ट्र का मसीहा मान लिया गया। जैसे हम खूब सारे एग्जाम्पल देखें तो सुकर्णो, नेहरू, नासिर, टीटो, जिन्ना, शेख मुजीब, तो आदि ये लोग अपने व्यक्तित्व के कारण ही लंबी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाए रहे और लोगों की श्रद्धा के पात्र रहे। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं, एक महात्मा गांधी से एक एग्जाम्पल से, नेहरू के या इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए करिश्माती सत्ता क्या होती है, तो लोग जब अपने से ऊंचे के अधिकारी को या नेता को इसलिए फॉलो करें, इसलिए उनकी बात माने कि उनका व्यक्तित्व उनको जादुई लगे, अभूतपूर्व लगे, उनके व्यक्तित्व का उन पर प्रभाव हो, चाहे वो किसी पद पर हो या ना हो। और कोई आदमी अपने पद पर इसलिए लंबे टाइम तक बना रहे क्योंकि वो लोगों के बीच उसका अच्छा प्रभाव है। तो पारंपरिक क्या था कि पारंपरिक में सत्ता कैसे प्राप्त होती है? ब्लड के कारण या फिर कोई डिवाइन या फिर जादुई, जो बोलते हैं ना भगवान के कारण, कि भाई मंदिर में अगर पुजारी है तो भगवान ने बना के भेजा है, राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो परंपरा में तो प्रथा के कारण, परंपरा के कारण सत्ता प्राप्त होती है। करिश्माती में करिश्मा व्यक्तित्व के कारण सत्ता प्राप्त होती है। तीसरी होती है वैधानिक सत्ता। इसका मतलब क्या है? जब अधीनस्थ हैं किसी आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा करना तार्किक है, कानूनी है और संवैधानिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता को वैधानिक सत्ता कहा जाता है। ये सत्ता वैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद की स्थिति से निश्चित होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई प्रत्याशी निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा भारत में लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल द्वारा किसी को अपना नेता निर्वाचित कर दिया जाता है, तो उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तब उनकी सत्ता का एक बौद्धिक, तार्किक या वैधानिक आधार होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन तार्किक आधार पर किया जाता है और अधीनस्थ हैं वैधानिक रूप से स्थापित आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। तो मैक्स वेबर है नौकरशाही को तार्किक और वैधानिक सत्ता का प्रतिरूप मानते हैं। अब इन्होंने तीसरी क्या कही? सिंपल सी बात अगर समझें तो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो लोकसभा में चुनकर गया उसमें बहुमत में जो दल है उन्होंने अपना नेता चुन लिया, तो उसको क्या कहेंगे? पीएम कहेंगे।
तो मतलब वैधानिक सत्ता का सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी सत्ता कानून से प्राप्त करे या वैधानिक या तार्किक नियमों से प्राप्त करे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि पीएम का पद होगा या प्रेसिडेंट का पद होगा, तो जो भी पीएम या प्रेसिडेंट बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा, संविधान के अकॉर्डिंग। तो ऐसी सत्ता को वैधानिक सत्ता कहा जाता है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है, ना उस कोई वो राजा का बेटा ना कुछ हो, फिर भी लोग उसको चुनकर पीएम बना देते हैं, तो क्या है वो वैधानिक सत्ता है। क्योंकि विधान में ऐसा लिखा हुआ है कि एक पीएम होगा बहुमत दल का नेता। लोकसभा में जो बहुमत दल जीतेगा उसका नेता पीएम होगा। तो बहुमत दल ने चुनकर किसी भी व्यक्ति को पीएम बना दिया जिसको आज से पहले आप जानते ही नहीं थे, फिर भी आप उसको पीएम ही बोलोगे क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा है। तो पहला था परंपरागत सत्ता, पारंपरिक सत्ता, जिसमें परंपरा से, प्रथाओं से या फिर कि ब्लड रिलेशन के कारण या फिर डिवाइन रिलेशन के कारण आपको सत्ता मिले। लोग आपकी सत्ता का पालन सिर्फ इसलिए करें कि परंपरा में ऐसा लिख दिया गया है, अंधविश्वासी होकर आपको फॉलो करें। तो वो थी परंपरागत सत्ता, जो आजकल बैकवर्ड स्टेट्स में ज़्यादा होता है, वरना मॉडर्न जो राजतंत्र है उनमें होता है। दूसरा था करिश्माती, जिसमें करिश्माई व्यक्तित्व के कारण लोग आपसे प्रभावित हों और आपकी बात माने, आपको सत्ता प्राप्त हो। तीसरा था वैधानिक, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन या कानून और नियमों के अकॉर्डिंग सत्ता प्राप्त हो, सारे नियम रूल रेगुलेशन लगा के आपको सत्ता प्राप्त हो। ये है वैधानिक। तो ये मैक्स वेबर ने 3 सत्ता के प्रकार बताए थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे।